चलिए 84 स्टूडेंट्स में केवल 12 भी दिख रहे हैं। सबको लाइव बुलाइए, लाइव आ जाए। चलिए अब आगे चलिएगा। अगला हेडिंग आप लोगों को हमें ये बताना है फ्यूल। कल हम फ्यूल पर ला करके छोड़े थे कि फ्यूल क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, कितनी है ना, और इनका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आपका आज का पहला हेडिंग है फ्यूल, FUEL। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, ठीक है। फ्यूल मीन्स होता है आपका ईंधन। फ्यूल का वर्ग ईंधन वह पदार्थ है, इसमें लिखिएगा, एक छोटी सी लाइन है, ईंधन वह पदार्थ है, ईंधन वह पदार्थ है जो जो दहन दहन इंग्लिश में इसको कंब्यूशन कहते हैं। कंब्यूशन यानी दहन, दहन के फलस्वरूप दहन के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। ईंधन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ईंधन वह पदार्थ है जो दहन के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन कहलाता है। ठीक है, अब ईंधन को क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है इसके बारे में देखिएगा। ईंधन का वर्गीकरण, ईंधन का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ठीक। ईंधन का वर्गीकरण देखिएगा। एक पहला है, पहला प्राप्ति के आधार पर, प्राप्तया या प्राप्ति, प्राप्यता, प्राप्यता के आधार पर, ठीक है। प्राप्यता के आधार पर अर्थात अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी के आधार पर, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी यानी प्राप्यता के आधार पे। तो प्राप्यता के आधार पे यानी कि किन किन तरीकों से ये प्राप्त होता है, उस आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो वो आधार कौन कौन से हैं? पहला है, ये सब हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इसमें, प्राकृतिक, 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 या फिर इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में प्राथमिक ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक ईंधन, ठीक है। प्राप्यता के आधार, प्राकृतिक के आधार पे या प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी
फ्यूल। ठीक है, तो प्राकृतिक एवं प्राथमिक ईंधन के रूप में क्या क्या आते हैं? वे ईंधन, प्राकृतिक एवं प्राथमिक ईंधन में वे ईंधन पाए जाते हैं या आते हैं इसके अंतर, इस श्रेणी के अंतर्गत जो प्राकृतिक में, जो प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं या प्रकृति में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक या प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक में कौन कौन से पाए जाते हैं लिखिएगा इसमें। इस वर्ग के सभी ईंधन, इस वर्ग के, इस वर्ग के ईंधन, इस वर्ग के ईंधन प्राकृतिक रूप, इस वर्ग के ईंधन प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वे ईंधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, है ना, प्राकृतिक या प्राथमिक ईंधन स्रोत या ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, इसमें एग्जांपल में जैसे लिख लीजिएगा, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ठीक है, जीर्णक, जीर्णक को इंग्लिश में कहते हैं पीट, ये भी एक प्रकार का कोयला ही है। ठीक है, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक। सेल, सेल, यहाँ पे सेल का मतलब कुछ वैसे ज्वलनशील पदार्थों से है। हालांकि सेल लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में सेल किस वस्तु को कहा जाता है, इस तरह हम नहीं कह सकते। जैसे छोटी मोटी चीजें होती है ना, अब इसके बारे में देखेंगे तब पता करके बताएंगे। ठीक है, कि इस सेल का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है। ठीक है, क्योंकि कोयला तो समझ में आ रहा है, जैसे कोयला हो गया, पीट, पीट भी जो है कोयले का ही एक संशोधित रूप होता है, या पाउडर के रूप में जो होता है, या चूर्ण के रूप में होता है ना। तो कोयले के भी कई प्रॉपर्टी है, बिटुमिन कोयला है ना, पीट कोयला है। तो अब बाकी ये पेट्रोलियम देख रहे हैं, प्राकृतिक गैस देख रहे हैं, लेकिन सेल के बारे में देखेंगे तब बताएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे सेल शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, या फिर आगे भी और पढ़ेंगे, अगर वहां पे आएगा तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि इस सेल का मतलब क्या है। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना जो लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ये इंक थोड़ा हल्का हो जा रहा है। हेलो, आप लोगों को हाँ दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जो सेल की बात की जा रही थी ना, सेल भी एक ठोस पदार्थ ही है। ठीक है, ठोस पदार्थ की जब प्रॉपर्टी आती है ना, ईंधन में एक ऑयल होता, मतलब लिक्विड टाइप का होता है, ठोस होता है और द्रव होता है। तो इसमें सेल शब्द भी आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कृत्रिम या द्वितीयक या व्यावसायिक ईंधन, दूसरा है कृत्रिम, कृत्रिम, व्यावसायिक, कृत्रिम, व्यावसायिक या
या द्वितीयक ईंधन या द्वितीयक ईंधन। अब भाई देखते हैं कृत्रिम, व्यावसायिक या द्वितीयक ईंधन क्या होता है। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित तरीके से, है ना, आर्टिफिशियल टाइप का, या व्यावसायिक उस ईंधन का जिस ईंधन का हम व्यापारिक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, ठीक है, तो व्यावसायिक कहा जाएगा। और द्वितीयक ईंधन के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है, यानी कृत्रिम ईंधन या व्यावसायिक ईंधन को द्वितीयक ईंधन के नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आते हैं लिखिएगा। वे पदार्थ या हम ही लिख देते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थों से, ये प्राकृतिक ये प्राकृतिक पदार्थों प्राकृतिक पदार्थों को प्रयोग करके, प्राकृतिक पदार्थों के प्रयोग के उपरांत, ये प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग के उपरांत उपरांत निर्मित किए जाते हैं, उपरांत निर्मित या तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि द्वितीयक ईंधन जो होते हैं या कृत्रिम ईंधन जिसे कहते हैं या व्यावसायिक ईंधन जिसे कहते हैं, उसे प्राकृतिक पदार्थों के प्रयोग के उपरांत, यानी कि यूज करने के बाद उसको दूसरे रूप में यानी द्वितीयक ईंधन के रूप में तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज्ड कोल, जैसे पल्वराइज्ड कोल, ठीक है। पल्वराइज्ड कोल का मतलब हो गया चूर्णित कोयला, यानी कि कोयले को हम जब पीस करके महीन कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चूर्णित कोयला कहलाता है, जिसको पल्वराइज कोल कहते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम यानी कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ से जो हमें डीजल प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये डीजल भी कृत्रिम ईंधन में आ जाएगा या सेकेंडरी ईंधन में आ जाएगा या व्यावसायिक ईंधन कह लीजिए, उसमें आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जल गैस, ठीक है, मतलब जल के द्वारा जो जल के गैस का जो इस्तेमाल करते हैं, जल को बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो जल और गैस दो चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा जो आधार है, दूसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। अभी तो ये पहला चल रहा था प्राप्यता के आधार पे, दूसरा आएगा भौतिक, यहाँ पे देखिएगा, दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर मतलब फिजिकल स्टेट के आधार पर, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था क्या होती है भाई, भौतिक अवस्था कहने का मतलब कि जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा ईंधन है, वो ठोस, द्रव, गैस, तीन आधार में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके तीन अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव ईंधन, और तीसरा है गैस ईंधन या गैसीय ईंधन भी कहते हैं,
ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को मिला कि ठोस, द्रव एवं गैस 3 अवस्थाएं हमारे ईंधन की है। चलिए, नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। ठोस, द्रव, गैस 3 स्टेज आपने देखा। अब आगे देखते हैं ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आइए देखते हैं। ठोस ईंधन, ठोस ईंधन में पहला आता है एक लकड़ी। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, ठोस ईंधन है। लकड़ी जो है ठोस ईंधन है। ठीक है, किंतु इसका शक्ति उत्पादन में इसका प्रयोग क्या होता है, नगण्य। शक्ति उत्पादन यानी कि विद्युत शक्ति के उत्पादन में इसका उपयोग न के बराबर नगण्य होता है। शक्ति उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता। ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति के उत्पादन में लकड़ी का उपयोग नहीं होता। परंतु परंतु जहां पर पर्याप्त मात्रा में, जहां पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध हो, जहां पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध हो, वहां इसे प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्ध हो वहां इसे प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ईंधन ही है। लेकिन भाई जब इसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके की सारी प्लांट की व्यवस्था करें, सारे सामान, सारी असेंबली हम वहां पर स्थापित करें और हमें लकड़ी ही पर्याप्त न मिले तो हम कैसे इस्तेमाल करें। तो इसलिए इसका शक्ति उत्पादन में उपयोग नहीं होता। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो किया जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। लकड़ी का भी कोयला बनता है। आइए देखते हैं लकड़ी का कोयला। किसी ने माइक ऑन किया है। आइए देखते हैं लकड़ी का कोयला क्या है। दूसरी इसी में सब हेडिंग है, लकड़ी का कोयला। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। लकड़ी के कोयले को क्या कहते हैं, चारकोल।
लकड़ी का कोयला या चारकोल। इसमें लिखिएगा वायु के अनुपस्थिति में लकड़ी का कोयला बनता कैसे है या चारकोल बनता कैसे है, जरा इसके बारे में लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि चारकोल होता क्या है और चारकोल का निर्माण कैसे किया जाता है। लिखिए वायु के अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में वायु के अनुपस्थिति में लकड़ी को एक कक्ष में, लकड़ी को एक कक्ष में भूनते हैं। क्या करते हैं? भूनने। भूनने अर्थात क्या कहते हैं इसको? चारिंग। CHARRING, चारिंग। चारिंग करने का मतलब होता है भूनना, हल्की हल्की मध्यम आंच पे उसको तपाना जिसको कहते हैं। ठीक है। भूनने वाले तापमान, भूनने वाले तापमान तक गर्म किया जाता है। तापमान तक गर्म किया या गर्म करके, गर्म करके लकड़ी का कोयला प्राप्त किया जाता है। गर्म करके लकड़ी का कोयला प्राप्त किया जाता है। यह काले रंग का रंध्र युक्त होता है। यह काले रंग का, काले रंग का रेशे युक्त, काले रंग का रेशे युक्त होता है। ठीक है। यह काले रंग का रेशे युक्त होता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक, औद्योगिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से का मतलब हो गया कि औद्योगिक रूप से जिसे कहा जा सके कि उद्योगों में इसका उपयोग क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से यह सर्वोत्तम ईंधन होता है, सर्वोत्तम ईंधन है। रेशे युक्त, अब इसका भी, इसको भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि रेशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्ड होगा ना। अब ऐसे हम तो रेशे की स्पेलिंग बता देंगे उससे नहीं मजा आएगा। ठीक है। या फिर एक मिनट, जरा उसको कोई गूगल खोल के जरा देखिए, उस पर सर्च कीजिए रेशे युक्त, पूरा सेंटेंस लिखिए तो उसमें इसकी प्रॉपर एक सेंटेंस इंग्लिश में बन के आएगा। देखिए जरा उसको, रेशे युक्त। जैसे कोई जैसे बांस का लकड़ी नहीं होता है, बांस वगैरह आप जलाते हैं तो बांस के जलाने के बाद उसमें राख जो मिलती है तो उसमें रेशे जैसा दिखता है, बाल जैसा। ठीक है। जब लकड़ी को जला देते हैं तो उसमें बांस में हाँ, फाइब्रस। स्पेलिंग बताइए। ये वाला EYE, आई ब्रश। हाँ, फिर से बोलिए स्पेलिंग। अच्छा, FIBROUS। हाँ, फाइब्रस। हाँ, एक्चुअली वो प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा था तो फाइब्रस हो रहा है कि आई ब्रश हो रहा है ना। देखिए फाइब्रस बोलते हैं, फाइब्रस का मतलब होता है रेशे युक्त।
FIBROUS, फाइब्रस। फाइब्रस मीन्स रेशे युक्त। ठीक है। औद्योगिक और देखिए यह काले रंग का रेशे युक्त होता है ना, यह काले रंग का रेशे युक्त होता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से यह सर्वोत्तम ईंधन है। औद्योगिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम ईंधन है। औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियल। ठीक है। ओके, देख उसको अब देखो, लॉकडाउन चल रहा है, शाम को जाएंगे या फिर कल देखते हैं, जुगाड़ करके एक मार्कर ले आते हैं नया वाला। एक्चुअली में इसमें इंक कम समझ में आ रहा है, ये वाला डल हो जा रहा है ना, हल्का हो जा रहा है। ये वाटर बेस्ड मार्कर है ना। चलिए, यहाँ तक हो गया। अभी चलते हैं हम बाजार में, आप लोगों को पढ़ाने के बाद देखते हैं कहीं थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश हो, किसी का शटर वटर उठा लिया जाए और वहीं से कुछ सामान की व्यवस्था कर ली जाए। बढ़ गया है ना लॉकडाउन। बताइए। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ कम इसमें ढिलाई हो तो कुछ आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ और व्यवस्थाएं की जाए। विद्यालय में होता है तो वहाँ सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, चाक होता है, बोर्ड होता है ना। अब घर पे ये टेम्परोरी व्यवस्था मजा नहीं आता है। छत पे कमरा अच्छा खासा है, उसमें कर लेता, लेकिन उसमें कितना भी है तो कैसे सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, जीर्णक। ठीक है। अब जीर्णक शब्द का जो मैं प्रयोग किया था कुछ समय पहले, जीर्णक, जीर्णक को पित्त कहते हैं। साथ साथ में लिखते चलिए, देखिए दिख रहा होगा। थोड़े देर के बाद ये कलर फिर हल्का हो जाएगा, है ना। ये वाटर कंटेंट वाला है मार्कर, इसी वजह से ये हल्का हो जाएगा। ठीक है। जीर्णक, जीर्णक को पित्त कहते हैं इंग्लिश में। इसमें लिखिएगा, भूगर्भ में कोयले की, भूगर्भ में, भूगर्भ में कोयले की विरचना, भूगर्भ में कोयले की फॉर्मेशन, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में कोयले का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उस फॉर्मेशन के अंतर्गत, फॉर्मेशन के अंतर्गत, फॉर्मेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम चरण जीर्णक है। ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब कोयले का निर्माण होता है तो कोयले के निर्माण प्रक्रिया के आरंभिक चरण में ही जीर्णक आता है। ठीक है। पहला जीर्णक स्तर या जीर्णक श्रेणी होती है। जीर्णक श्रेणी के काफी समय बाद वो धीरे धीरे एक ठोस कोयले का रूप में परिवर्तित होता है। तो यानी भूगर्भ में कोयले का फॉर्मेशन के अंतर्गत, कोयले के फॉर्मेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम चरण जीर्णक होता है, या सर्वप्रथम चरण जीर्णक है, लिख लीजिए। ठीक है। यह भूरे रंग का स्पंजी पदार्थ होता है। उस समय जब हमारा कोयला जब तैयार होता है तो जीर्णक अवस्था में होता क्या है, एक प्रकार का स्पंजी, स्पंजी रूप में होता है। ठीक है। तो यह एक, यह एक भूरे रंग का, भूरे रंग का, यह एक भूरे रंग का स्पंजी, स्पंजी, स्पंजी का स्पेलिंग में लिखिएगा
SPONGY, स्पंजी। स्पंजी पदार्थ होता है, स्पंजी पदार्थ होता है। साथ साथ में लिखते चलिए। यह बिना धुएं के जलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, यह बिना धुएं के, बिना धुएं के जलता है तथा सस्ता होता है, तथा सस्ता होता है। घरेलू ईंधन के रूप में यूरोपीय देशों में इसका अधिक इस्तेमाल होता है, या ऐसे लिखिएगा, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में इसका उपयोग, यूरोपीय देशों में इसे घरेलू 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 ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आगे लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन है, रूस में, रूस में इसे शक्ति उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, शक्ति उत्पादन में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। रूस में किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? रूस में इसका उपयोग शक्ति उत्पादन के रूप में किया जाता है। अब भारत में यह उपयोगी ईंधन के रूप में नहीं है। भारत में यह उपयोगी ईंधन के रूप में नहीं है, उपयोगी ईंधन के रूप में नहीं है। हाँ हाँ, मैं बस वो देख रहा हूँ। लिख लीजिए कि भारत में यह उपयोगी ईंधन के रूप में नहीं है। भारत में यह उपयोगी ईंधन के रूप में नहीं है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिएगा उसमें, कोयला। ठीक है, चौथा नंबर होगा आपका। ठीक है, चौथा नंबर आपका आएगा कोयला। कोयला हेडिंग डालिए। और उसमें बोलता हूँ मैं, देखते हैं। लिखिएगा कोयला में कोल। चौथा पॉइंट आपका है कोयला, इंग्लिश में कोल लिखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर लिखिएगा, यह जीवाश्म ईंधन है, यह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप समझते हैं? मृत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से प्राप्त फॉसल
FOSSILE, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है और विभिन्न गुणों में उपलब्ध होता है एवं एवं विभिन्न गुणों में उपलब्ध है एवं विभिन्न गुणों में विभिन्न गुणों में उपलब्ध है। ठीक है, इसकी कई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब विभिन्न गुणों में उपलब्ध है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, अभी लिखिए आगे। गुणों के आधार पर कोयला, उसी में लिखिएगा गुणों के आधार पर कोयला, गुणों के आधार पर कोयला, ठीक है, गुणों के आधार पर कोयला विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे जैसे बिटुमिन, बिटुमिन कोयला, बिटुमिन कोयला, एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। अब आगे लिखिएगा स्टीम कोयला, स्टीम, स्टीम कोयला, स्टीम कोयला, STEAM, स्टीम कोल। ठीक है, और आगे है कुकिंग कोयला, कुकिंग, कुकिंग कोयला, COOKING, कुकिंग कोल। ठीक है, आदि। इस प्रकार के कोयले को खानों से निकाला जाता है, इस प्रकार के कोयले को खानों से निकाला जाता है, इस प्रकार के कोयले को खानों से निकाला जाता है तथा विद्युत शक्ति में, विद्युत शक्ति उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो कोयले होता है, कोयले होते हैं, इसमें कौन कौन से कोयले आते हैं, बिटुमिन कोयला आता है, एंथ्रेसाइट कोयला आता है और स्टीम कोयला आता है। ठीक है, और एक कौन सा है, कुकिंग कोयला कहलाता है, तो कुकिंग कोयला हो गया, है ना। और ये सारे कोयले कहाँ से प्राप्त होते हैं, खानों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग विद्युत शक्ति उत्पादन में भी किया जाता है या अधिकतम किया जाता है कहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, इस देखिए कुकिंग कोयला जैसे कि भोजन वोजन पकाने के संबंध में कई प्रकार के कोयले होते हैं ना, कि जैसे कि कुछ कोयले ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू के होते हैं, कुछ कम कैलोरीफिक वैल्यू के होते हैं, कुछ ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा धुआं देते हैं, कुछ काले धुआं दे करके जलते हैं, कुछ सफेद धुआं दे करके जलता है। तो इस आधार पर कोयले का भी कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम कुछ कोयलों को विटामिन कोयला के नाम से जानते हैं, कुछ कोयले को एंथ्रेसाइट कोयला के नाम से जानते हैं और कुछ कोयले को स्टीम कोयले के नाम से जानते हैं। स्टीम कोयले का मतलब ये हो गया कि हम उसको करते क्या है कि नीचे से दहन करके भट्टी में ईंधन को जलाते हैं और इस कोयले को क्या काम करते हैं, किसी ऐसे बंद पात्र में रख करके उस भट्टी के ऊपर रख देते हैं। तो नीचे से जब लौ उसको मिलता है तो
जब पात्र हमारा गर्म होता है तो जो कोयला या जो लकड़ी का कोयला कुछ वैसी चीजें जो रखी हुई होती हैं तो वो क्या होती हैं कि भाप की वजह से, किसकी वजह से, भाप की वजह से उस कोयले का मात्रा, जो पानी की मात्रा होती है, जो नमी होती है, वो सूख जाती है ना। उसको भाप के द्वारा उसको सुखा करके कोयला बनाया जाता है। ठीक है, भाप दे करके उसको सुखा करके उसके अंदर का जो रसीला रस जो होता है उसको सुखाया जाता है, तो इसलिए उसको स्टीम कोयला का नाम दिया गया। ठीक है, बात समझ में आई? हेलो, अब आगे चलते हैं। आ नहीं 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 नहीं, वो प्रयोगों के आधार पर जो कुछ भी है, गुणों के आधार पर कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर या तो धुएं की मात्रा कम होगी, किसी के अंदर धुएं की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री पर्पज से अगर हम उस चीज को इस्तेमाल करेंगे जो 24 घंटे, 24 आवर, है ना, 24 गुणते 7 दिन गुणते 365 दिन तक चल ही रहा है, तो उस समय अगर ज्यादा धुएं वाली ईंधन का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंटल पे बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। खाना बनाने का है तो क्या है, सुबह 1 घंटा 2 घंटे में अपनी खाना वगैरह बना लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन इंडस्ट्री पर एक विद्युत के उत्पादन के लिए हमेशा उपयोग किया जाने वाला जो कोयला होगा, तो उसमें धुएं की मात्रा कम से कम प्राप्त हो, है, और उसमें कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, है ना, कि कम ईंधन के इस्तेमाल से भी हम उसमें अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकें, तो वो कोयला हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब वो कोयले की आवश्यकता ही नहीं है, जो कोयला आग में डालते ही पुआल की तरह जल जाए और एनर्जी भी उतनी न दे पाए और धुआं फालतू में उत्पन्न करे, जो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए नुकसानदेह है। तो यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इन्हीं चीजों को विशेष ध्यान में रख करके कोयले को कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। अब आगे देखते हैं। हम्म, हाँ, इसमें शक्ति उत्पादन के लिए बिटुमिन कोयला हो गया, एंथ्रेसाइट कोयला हो गया, है ना, इनका प्रयोग होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा हेडिंग हमारे पास बचा है। लिखिएगा ब्रिकेट कोयला। ठीक है, इसी में हम आपको जो पहला लिखा है ना कोयला, उसमें एक लाइन हम आपको लास्ट में अवश्य लिखाए हैं कि इस कोयले का उपयोग अधिकतम शक्ति उत्पादन में किया जाता है। सेंटेंस जरूर नोट कर लीजिएगा वहां पे, जो भी पहली हेडिंग इसके ऊपर वाली हेडिंग लिखाए हैं। आगे चलिए, ब्रिकेट कोयला, पांचवा पॉइंट, ब्रिकेट कोयला। ब्रिकेट, हम लोग तो कोयला कोयला चिल्लाते थे, कोयला कोयला जानते थे, लेकिन अब आज पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, कोयला भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रिकेट, ब्रिकेटेड कोल। ठीक है, यह लिखिएगा इसमें, लिखिएगा चूर्ण रूप में, चूर्ण रूप में, ठीक है, चूर्ण रूप में भुरभुरे कोयले को, चूर्ण रूप में भुरभुरे कोयले, भुरभुरे को स्पेलिंग लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा, फ्रीएबल, FRIABLE, फ्रीएबल। फ्रीएबल का मतलब हो गया भुरभुरे कोयले को, भुरभुरे कोयले को मजबूत, मजबूत पिंड
लंप, लंप मतलब होता है पिंड, ठीक है, ढेला जैसा या पिंड जैसा या चट्टान जैसा जिसको कह सकते हैं। छोटे छोटे चट्टान कहने का मतलब थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा, मतलब ढेले टाइप में, है ना, बड़े बड़े ढेले टाइप का जिसको पिंड कहते हैं, यानी लंप, LUMP, लंप, ठीक है। लंप ईंधन में लंप ईंधन में परिवर्तित करके या करने के लिए परिवर्तित करने के लिए ब्रिकेट बनाने की क्रिया की जाती है, के लिए ब्रिकेट बनाने की क्रिया की जाती है, बनाने की क्रिया की जाती है, ब्रिकेट बनाने की क्रिया की जाती है। इस प्रकार पिंड के इस प्रकार प्राप्त इस प्रकार प्राप्त इस प्रकार प्राप्त ईंधन के पिंड हाँ हेलो, जी जी सर। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को आवाज मिल रही है? हेलो, आप लोगों को आवाज मिल रही है? सब लास्ट लाइन निकले, इस प्रकार के प्राप्त ईंधन के एक मिनट फिर से मैं चालू करता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार लिखिएगा। चूर्ण रूप में भुरभुरे कोयले को मजबूत मजबूत पिंड रूपी ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए ब्रिकेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार प्राप्त ईंधन के पिंड को ब्रिकेट कोयला कहते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए, पहले होता क्या है कि जो कोई कोयला है अगर चूर्ण रूप में है, ठीक है, चूर्ण रूप में है, भुरभुरे पाउडर के रूप में है, तो उसको एक पिंड के रूप में परिवर्तित करने के लिए ब्रिकेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। और ब्रिकेट की प्रक्रिया करने के बाद जब वो चूर्ण रूप का कोयला या भुरभुरा जो कोयला होता है वो एक ठोस पिंड के रूप में पत्थर के आकार का जब तैयार हो जाता है, तो इस प्रकार ब्रिकेट प्रक्रिया करने के बाद प्राप्त जो होता है पिंड रूपी कोयला जो होता है उसको ब्रिकेट कोयला के नाम से जानते हैं, ठीक है। हो गया? कोई ऐसा नहीं, तो वो ब्रिकेट कोयला नहीं होता है, तो वो ब्रिकेट कोयला नहीं होता है, वो डायरेक्ट खदानों से प्राप्त होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट खदानों से प्राप्त होता है। कोयले का भी उसकी जैसे कि मान लीजिए कि अगर प्राकृतिक में कुछ कोयले ठोस के रूप में विद्यमान होते हैं और कुछ कोयला जो होता है जमीन के अंदर से खुदाई में जो निकलता है तो पाउडर के रूप में या चूर्ण रूप में। जी, कुछ कोयला जो है चूर्ण रूप में भी होता है, तो अब उसको क्या करेंगे, उसको फेंक थोड़े देंगे, उसको भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में लाना है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे प्रकृति में जो कोयला है ये एक प्रकार से सीमित संसाधन ही है, आने वाले हो सकता है 20 सालों 50 सालों में 70 सालों में कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस कोयले का उपयोग कैसे किया जाए, ठीक है, तो उस कोयले को उपयोग करने के लिए उसको ब्रिकेट प्रक्रिया करके उसको ठोस पिंड के रूप में तैयार कर देंगे, ठीक है। क्योंकि चूर्णित कोयला होगा तो उसको किसी न किसी मैकेनिज्म द्वारा या किसी न किसी मशीनरी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी उस कोयले को हम भट्टी में झोंक सकते हैं, है ना।
अब आगे चलते हैं। देखो आगे इसी में लिखिएगा, ब्रिकेट कोयले को बॉयलरों तथा छोटी भट्टियों में जलाया जाता है। ब्रिकेट कोयले को ब्रिकेट कोयले को ब्रिकेट कोयले को ब्रिकेट कोयले को बॉयलर बॉयलरों में एवं छोटी भट्टियों में छोटी भट्टियों में भट्टियों में जलाया जाता है। ठीक है, इसे प्रयोग इसके लाभ लिखिएगा, सीधा सीधा ऐसे लाभ हेडिंग डाल दीजिएगा, नीचे लाभ में लिखिएगा क्या लाभ है इसके। परिवहन में सुविधा होती है। परिवहन में सुविधा परिवहन में सुविधा का तात्पर्य यह है कि ट्रांसपोर्टिंग प्रक्रिया, कि मतलब हमको इसे लेकर जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले आने में क्या होती है, सुविधा होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है परिवहन में सुविधा होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें है, भट्टी में डालना सरल हो जाता है। भट्टी में डालना सरल हो जाता है। भट्टी में उपयोग करना सरल हो जाता है या प्रयोग करना सरल होता है, सरल हो जाता है, सरल होता है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ आपको मिल गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका ऊष्मीय मान बढ़ जाता है। जब इसको पिंड रूप में बना देते हैं तो क्या होता है, इसका ऊष्मीय मान बढ़ जाता है। जैसे कि एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर हम एक दो कागज के टुकड़े को अगर हम जलाएं और उन्हीं कागजों को 100 की संख्या में 100 पेपर एक साथ अगर ले लें, उसको एक साथ जलाएं और 100 पेपर को ही लें, उन 100 पेपरों को एक साथ बंडल के रूप में ऐसे ऐंठ देने के बाद उसको जलाएंगे, तो तीनों केस में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक अगर सिंपल पेपर अगर हम जलाते हैं तो वो आसानी से और तीव्रता के साथ जल जाता है और उसका कुछ लाभ नहीं मिलता। ठीक है, अगर उसी को एक के साथ एक के ऊपर एक कई पेपर अगर हम रख दें तो वो थोड़ा धीरे धीरे जलेगा और उसमें लौ जो हमें मिलती है, जो ऊष्मा मिलती है, कुछ देर तक मिलती है। ठीक है, और अगर उसी को फोल्ड कर दिया जाए, ऐंठ दिया जाए, है ना, तो मरोड़ दिया जाए तो वो थोड़ा और देर तक जलता है और धीरे धीरे जलता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट, ईंधन का ऊष्मीय मान बढ़ जाता है। लिखिएगा, ऊष्मीय मान बढ़ जाता है। ईंधन का ऊष्मीय मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे इसी में लिखिएगा, और है 2-3 पॉइंट और है, लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें हो। हाँ 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 हाँ, वही वही। जी 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 बिल्कुल, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है ना। अब उसका देखिएगा, अगला पॉइंट है, दहन की दर बढ़ जाती है। 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 अगला पॉइंट इसी में है, ज्वलन, ईंधन का ज्वलन समान होता है। ईंधन का ज्वलन समान होता है। ठीक है, एक बचा है कोक और एक बचा है चूर्णित कोयला। दोनों
कोयला खत्म कर देते हैं। तो कल से आप लोगों को लिक्विड फ्यूल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा कोक, हेडिंग डालिएगा आप, ठीक है, कोक हेडिंग डालिएगा। लिखिएगा कोक में, मैं बोलता हूँ लिखिए, कोक, कोक, COKE, कोक होता है, ठीक है। कोक में लिखिएगा, औद्योगिक दृष्टि से कोक एक महत्वपूर्ण औद्योगिक औद्योगिक दृष्टिकोण से कोण से कोक एक महत्वपूर्ण कृत्रिम ईंधन है, कृत्रिम ईंधन है, कृत्रिम ईंधन है। बिटवीन कोयले को, एक पॉइंट यह हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेगा इसमें, बिटवीन कोयले, बिटवीन कोयले को, बिटवीन कोयले को अतिरिक्त, बिटवीन कोयले को अतिरिक्त वायु के अनुपस्थिति में, अतिरिक्त वायु की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में बिटवीन कोयले को अतिरिक्त वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जितनी उसकी वायु की अवेलेबिलिटी है उससे ज्यादा न होने पाए, ठीक है। अनुपस्थिति में लगभग, में लगभग, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक, 1100 डिग्री सेल्सियस तक कार्बनिक, कार्बनीकरण करने से होती है। कार्बन, जिसमें उसमें कार्बन, कार्बनीकरण का मतलब कार्बन की मात्रा है ना। जब कोई भी पदार्थ या कोई भी धातु, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को जब जलाते हैं तो उसमें से कार्बन की मात्रा अवश्य ही निर्मुक्त होती है। तो उसी प्रक्रिया की बात की जा रही है कि बिटवीन कोयले को अतिरिक्त वायु के अनुपस्थिति में, है ना, मतलब आवश्यकता से अधिक वायु की आवश्यकता न पड़ने पाए, या कह सकते हैं कि जितनी अवेलेबल है ऑक्सीजन की मात्रा उससे ज्यादा न होने पाए, है। और उससे क्या करते हैं, 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, हम्म, हाँ हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है उतना ठीक है, उससे ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर बिटवीन कोयले को अतिरिक्त वायु की अनुपस्थिति में, है ना, मतलब जिस पात्र में हम उसको कार्बनीकरण की प्रक्रिया को चला रहे हैं या कर रहे हैं उसमें अलग से हम ऑक्सीजन या अलग से वायु प्रवेश न करा करके, ठीक है, ये बात कही जा रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बिटवीन कोयले को अतिरिक्त वायु की अनुपस्थिति, अर्थात जिस चैम्बर में उसको कार्बनीकरण की प्रक्रिया कराई जा रही है उसमें अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा बाहरी माध्यम से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रोवाइड न की जाए, ठीक है, न अवेलेबल कराई जाए, और उस चैम्बर का तापमान कितना, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसको कार्बनीकरण करने की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, यह कार्बनीकरण शुष्क आसवन, शुष्क आसवन
यह कार्बनीकरण शुष्क आसवन नोट कर रहा। हाँ, कार्बनीकरण करने से होती है। उसके बाद लिखिएगा आगे, कार्बनीकरण 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 शुष्क आसवन शुष्क आसवन शुष्क आसवन को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। DRYPISTILLATION डिस्टिलेशन, है ना। ड्राई डिस्टिलेशन या भंजक आसवन भंजक आसवन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव DESTRUCTIVE डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हाँ, हम समझ रहे हैं। ये जो है इंक, देखो इसको, ये झटकने पे इंक छोड़ रहा है, ऊपर उगाने पे उगता ही नहीं है। देखिए, अभी जा रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा के, एक बार थोड़ा सा मार्केट में देखता हूँ कहीं से। अगर ये जो हमारे है ना, ये तो मार्कर ही खरीदे थे हम, लेकिन हम्म हम समझे नहीं, क्या कह रहे थे, फिर से कहिए एक बार। हाँ 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 हाँ। जी, बिल्कुल 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 भाई। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और नीचे आसवन विधि या भंजक विधि जो कही जा रही है, इसका होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको सुखाते हैं। सही बात है, इसको सुखाएंगे तब जा करके ये हमें तैयार होकर के मिलेगा। ठीक है, कोक हमें सुखाने के बाद हमें प्राप्त होगा। अब एक हेडिंग है, लिखा दे, हाँ लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे लिखिएगा शुष्क आसवन या भंजक आसवन भी कहलाता है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। कार्बनीकरण करने का मतलब ये हुआ कि यानी कि शुष्क आसवन यानी ड्राई डिस्टिलेशन करना या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना कहलाता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, कोक का अधिकतम उपयोग कोक का अधिकतम उपयोग लौह तथा स्टील लौह तथा इस्पात निर्माण एवं अन्य धातु कर्म प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? लौह लौह इस्पात अथवा अन्य अन्य धातु कर्म प्रक्रियाओं में अन्य धातु कर्म प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ठीक है, लौह इस्पात एवं अन्य धातु कर्म प्रक्रियाओं में किया जाता है। अन्य अब अगला और लास्ट है कोयले की प्रॉपर्टी में, चूर्णित कोयला। क्या लिखेंगे? चूर्णित कोयला। चूर्णित कोयला को पल्वराइज्ड कोल कहेंगे। ठीक है, पल्वराइज्ड, PULVERIZED, पल्वराइज्ड कोल।
COAL। तो पल्वराइज्ड कोल में लिखिएगा चूर्णित कोयला भी एक कृत्रिम ईंधन है। चूर्णित कोयला भी एक कृत्रिम ईंधन है। चूर्णित कोयला भी एक कृत्रिम ईंधन है। सामान्य निम्न स्तर के कोयले को सामान्य निम्न स्तर के कोयले को सामान्य निम्न स्तर के कोयले को पल्वराइजेशन प्रोसेस द्वारा पल्वराइजेशन प्रोसेस द्वारा पल्वराइजेशन प्रोसेस द्वारा पीस कर चूर्ण रूप में पीस कर चूर्ण रूप में परिवर्तित पीस कर चूर्ण रूप में परिवर्तित करके कोयला प्राप्त किया जाता है। पीस कर चूर्ण रूप में कोयले को परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। लाभ इसका लिखिएगा, एडवांटेज। लिखिएगा पूर्ण दहन प्राप्त होता है। पल्वराइज जो कोयला होता है इसको जब जलाते हैं तो पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। राख की मात्रा बिल्कुल कम प्राप्त होती है। तो लिखिएगा दहन पूर्ण होता है या पूर्ण दहन होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस की स्पेलिंग में लिखेंगे FLUE फ्लू। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ FLUE फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस को दग्ध गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? दग्ध गैसें। फ्लू गैसेस के साथ ऊष्मा हानि कम हो जाती है। फ्लू गैसेस के साथ ऊष्मा हानि कम हो जाती है। फ्लू गैसेस मतलब जलाने के बाद जो गैस के रूप में धुएं के साथ गैस के रूप में जो चूर्णित चिंगारी के रूप में जो निकल के बाहर की तरफ चिमनी से जाता है उसी को फ्लू गैसेस कहते हैं। तो क्या होता है फ्लू गैसेस में भी ऊष्मा की मात्रा विद्यमान होती है, लेकिन जब ये चूर्णित कोयला है जब पूर्णतः जल गया तब इसमें केवल चिंगारी के रूप में या धूल के कण के रूप में है ना कम माइक्रोमीटर का कण हवा में उड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। और जब ऊष्मा की मात्रा कम होगी तो ऊष्मा हानि हमारी कम होगी, क्योंकि बाहर हमारे अनावश्यक ऊष्मा नहीं जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखिएगा ऊष्मा दक्षता भी बढ़ जाती है। ऊष्मा दक्षता बढ़ जाती है और उच्च तापमान प्राप्त होते हैं। ऊष्मा दक्षता बढ़ जाती है तथा उच्च तापमान प्राप्त होता है। अब आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट है इस रूप में। किस रूप में? पल्वराइज्ड कोल के रूप में। तो लिखिएगा इस रूप में निम्न श्रेणी के तथा निम्न श्रेणी के तथा उच्च राख वाले कोयले भी उपयोग किए जा सकते हैं। इस रूप में निम्न श्रेणी के तथा उच्च राख वाले कोयले भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया यहाँ तक? ओके, तो ठीक है, अब आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त की जाती है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।